बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज फिर से कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, कल की स्टेटमेंट्स और आज की स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, कल जो बैरिस्टर गौहर साहब ने गुफ्तगू की मीडिया से उसमें, और आज जो गुफ्तगू अलीमा खान साहबा ने की है उसमें थोड़ा सा तजाद नज़र आ रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो थी इमरान खान साहब तक प्रॉपरली नहीं पहुंची थी। कल आज जब फैमिली ने उनको बताया कि 24, 25, 26 नवंबर को क्या हुआ, तो उसके बाद कहानी थोड़ी सी बदलती दिखाई दे रही है। एक और बड़ी स्टोरी, वैसे तो हमेशा ही हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, वो मीडिया के जो होते हैं ना पर पुर्जे टाइट करने के चक्कर में पड़ी रहती है। और एक दफ़ा फिर से हुकूमत जो है ये साइबर क्राइम तरमीमी बिल लाने का जो फैसला किया गया है, इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी और वो ऑड भी थी। हमेशा जो कानून होते हैं बनाए जाते हैं वो आपकी और मेरी बेहतरी के लिए, स्टेट की, कौम की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इसमें एक जुमला था जो पढ़ के मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा, जबकि जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ व हिरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब क्रिमिनल एक्ट ये कहाँ से हो गया? इसके ऊपर रिट्रैक्शन ऑफ द न्यूज़ होती है, इसके ऊपर अपॉलॉजी होती है जो साबित भी हो जाए। कोई भी सहाफ़ी यकीन माने, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, कोई भी सहाफ़ी कभी भी जानबूझकर इस तरह की हरकत नहीं करता कि वो किसी के खिलाफ झूठी खबर चला दे या कुछ। एट टाइम्स एंगलिंग डिफरेंट हो जाती है। बहरहाल साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? जी आपकी दुआएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर साहब ने की जेल के बाहर से, और आज अलीमा खान साहिबा ने जो जेल के बाहर से गुफ्तगू की, सर तजाद थोड़ा सा नजर आ रहा है। क्या इमरान खान साहब को प्रॉपर इंफॉर्मेशन जेल में नहीं पहुंचा पा रहे वकला और उनकी सियासी जो लीडरशिप है? मेरा ख्याल है कि कल जो गौहर खान साहब को टाइम मिला था दैट वाज ओनली 25 मिनट्स ही। कल 3 केसेस थे इमरान खान साहब के। पहले केस में भी इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, दूसरे केस में भी इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, और तीसरे केस में जब ये लोग अंदर गए हैं तो इट वाज गौहर खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब और डिफरेंट वकील थे। अब आपको पता है कि 25 की गुफ्तगू वो भी अदालत में जज साहब से इजाजत लेके की थी, तो वो कोई डिटेल्ड कन्वर्सेशन मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकी। 20-25 मिनट में खान साहब ने खुद भी बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, उनका हाल अहवाल ज़ाहिर है, उनके बारे में भी एक क्यूरियोसिटी थी कि उनकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुख्तलिफ र्यूमर्स बाहर आ रही थी, तो शायद ना कर सके हो। आज शायद अदालत के अंदर अलीमा खान साहबा को टाइम ज्यादा मिला, फैमिली थी सारी आज वहाँ पे, तो उन्होंने खुल खुला के सारी तफासिल आज बता दी होंगी। लेकिन जो मेरा जो हमारे यहाँ जो हमें बताया गया है उसमें यही है कि गौहर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने और तमाम लोगों ने खान साहब को कारकुनान की शहादत के बारे में भी बताया, और जो स्टेट ब्रूटैलिटी है उसके बारे में बताया, वो तमाम चीजें बताई। और आज जाहिर है ज्यादा डिटेल के साथ बताया गया होता, फिर इस वजह से डिटेल। सर मैं एक चंद जुमले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उससे सिचुएशन ज्यादा जरा क्लियर हो जाएगी। शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कंफ्यूजन है, इस पर मैं यही कहूंगा कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीजों की समझ नहीं या अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ और वर्करों के साथ हुआ क्या है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। सर ये किसकी तरफ से आई है, कौन इसका? अलीमा खान साहिबा। अच्छा चलें, फिर वो मेरी अभी चूंकि अलीमा आपा से बात नहीं हुई जी, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं तो नो सिग्नल एरिया में था, इसी वजह से आपको मैं स्काइप पे भी ज्वाइन नहीं कर सका, तो आई कुडंट टॉक टू हर। मैं जब उनसे बात कर लूंगा तो बी एबल टू कमेंट ऑन इट। सर ये फरमाइएगा कि हमने 26 नवंबर के बाद ये वाइडली डिस्कस टॉपिक था कि जनाब इमरान खान साहब की जानिब से गो अहेड था कि संजानी में जाकर बैठ जाइए। आपकी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है सारी, वो भी ये इसको वाइडली डिस्कस करती रही। कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने फरमाया कि नहीं जी, पैगाम तो इमरान खान साहब का डी चौक का ही था। सर मैं इसके ऊपर आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। देखिए मसला ये है कि रिक्वेस्ट यू टू कमेंट ऑन इट। मैं उसमें आपको एक बात अर्ज करता हूँ जी। देखें आज जो अलीमा आपा की स्टेटमेंट आई अभी तक मुझे बताई गई है वो तो यही है कि खान साहब ने इस्लामाबाद जाने के फैसले को अप्रिशिएट किया, बुशरा बीबी को अप्रिशिएट किया। तो देखें इस खबर में से एक चीज तो बहरहाल निकल गई कि ये जो कहा जा रहा था कि खान साहब की हमशीरा और उनकी अलिया के दरमियान कोई इश्यूज हैं, तो आज उनकी हमशीरा ने खुद तारीफ कर दी है और खान साहब के रिपीट किए हैं। सो ये चीज तो हो गई फिनिश। अभी जहां तक अली जफर साहब की स्टेटमेंट है, अली जफर साहब के हवाला से पहले भी 2 स्टेटमेंट चली जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया उस वक्त बाद में, जिसमें एक असद कैसर साहब की नहीं सर, ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है। हमारी कलीग हैं अलीना शिगरी साहबा, उनके शो की स्टेटमेंट है, उनके शो में कहा
अच्छा, फिर अब अगर अली जफर साहब की ये स्टेटमेंट है तो कम से कम अली जफर साहब ने हमें पॉलिटिकल कमेटी में इस बारे में कोई आगाही नहीं दी गई जी। पॉलिटिकल कमेटी में जो भी चीजें डिस्कस हुई, एक तो ऑन ओथ हूँ बाहर नहीं लेके आ सकता, लेकिन अली जफर साहब शायद क्योंकि उसके मेंबर नहीं है इस वजह से नहीं बता सके, लेकिन आप वही बेहतर कह सकते हैं कि अगर खान साहब ने ये बात कही है तो जाहिर है हमें जब तक वेरिफिकेशन ना हो तो इट्स टू अर्ली टू कॉल जी कि मैं उसके ऊपर कमेंट कर दूं। सर अब व्हाट नेक्स्ट, अगला लाया अमल क्या है? अभी भी एहतजाज की सियासत है, मुज़ाकरात के लिए कोई विंडो खुल गई है या इंतजार में है कि कोई खिड़की खुले तो मामलात आगे चलें? सर देखिए, मुज़ाकरात में मैं गुज़श्ता 1 साल से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह रहा हूँ और हर जगह पे ये बात कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात की बात करके चले जाना। मसलन मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि जी हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात, हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हुकूमत रब्ता करे या मैं उसके लिए कोई अमली इकदाम ही ना उठाऊं, तो मैंने तो फिर ये खाली पॉइंट स्कोरिंग के लिए स्टेटमेंट दी है ना। हुकूमत की तरफ से आज के दिन तक जो भी मुज़ाकरात की बात की गई वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की बुनियाद पर थी। आप देखिए हमारे मुतालबात क्या हैं, जो इनिशियली पिछले 1 साल से हम ये बात कहते रहे कि मुतालबा ये है कि जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई के ऊपर, जिसके ऊपर हुकूमत प्ले कर रही है कि 9 मई को हमने किया, हम उसके ऊपर जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से, तो उसको मानने में तो कोई उज़र नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो बयान दे के उसको परसू करने की बजाय बस वो बात बयान की हद तक महदूद रह जाती है। मुज़ाकरात फ्रूटफुल होने चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मुज़ाकरात की सिग्निफिकेंस से कोई शख्स इनकार नहीं करता, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मुज़ाकरात हों या ना हो तो आप पीसफुल और पुरअमन लोगों से पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट भी वापस छीन लें। इसका ये कतन मकसद नहीं है, तो वो हमारा राइट है, वो हम करते रहेंगे, उसके ऊपर कोई हमें नहीं रोक सकता जनाब। सबजरा साहब, एक आपका वो पॉलिटिकल कमेटी से आपका भी रिजाइन आया और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि मैं खान साहब से मुलाकात में नेशनल असेंबली से भी शायद रिजाइन कर दूं, तो सर कब मुलाकात एक्सपेक्टेड है या कुछ स्ट्रैटेजी बदली है आपकी? कोई रिजाइन या इस्तीफे वापस हुए हैं या अभी मामलात यूं के तू हैं? सर मैंने जो पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी से रिजाइन किया था, दैट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए। और चूंकि मेरी परफॉर्मेंस आपके सामने थी, मेरे ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं था, ना किसी बंदे ने कोई रेज की थी कोई चीज, लेकिन मैंने कहा कि हम सबको अपने आप को पंजाब पर होने वाले क्रिटिसिज्म के बाद अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करना चाहिए। सो आई रिजाइन फ्रॉम देयर और जस्ट कि आप ऑडिट कर सकें कि व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब ऑन द 24th। वो जो रिजाइन है वो पॉलिटिकल कमेटी ने और कोर कमेटी ने यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद जाहिर है मैं 2 मरतबा पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। जो कौमी असेंबली का रेजिग्नेशन है, बिल्कुल वो मैंने ये कही थी कि मैं रियासती जबर के खिलाफ बतौर एहतजाज रिजाइन कर रहा हूँ और वो मैं खान साहब से, चूंकि उनकी अमानत है ये सीट, उनसे मिल के उनके हैंड ओवर करूंगा। मैं इस बहरान में खुद ही डिसीजन लेके उन्हें किसी नई मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वो मुझे गुज़श्ता रोज फैसल चौधरी साहब का पैगाम मिला कि खान साहब को मेरे इस स्टेटमेंट के हवाले से आगाह किया गया था और फैसल चौधरी साहब ने मुझे कहा कि खान साहब का ये पैगाम है कि हामिद से कहें कि ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन एंड ही विल रिमेन द मेंबर नेशनल असेंबली, और उसने जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके तमाम मामलात को देखना है। मैं उसके एहसासात और जज्बात को समझता भी हूँ, उसकी कदर भी करता हूँ, बट ही विल रिमेन देयर। सबजरा साहब, क्या खूबसूरत बात है, आपने कहा अकाउंटेबिलिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, पंजाब की परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए आई रिजाइन फ्रॉम पॉलिटिकल कमेटी एंड सीसी। लेकिन सर जिन लोगों के आपका वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जिनका रिजाइन मांगता फिर रहा है वो तो अभी तक रिजाइन करने की तरफ ही नहीं जा रहे, और स्पेशली पंजाब के लोग, स्पेशली कुछ फेडरल जो आपके वो मरकजी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पर देखिए, एक तो हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज भी हैं कि कुछ मिसकंसेप्शन या मिसलीडिंग न्यूज जानबूझ के सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं और तमाम लोगों को चूंकि किसी चीज से आगाही नहीं होती वो उसके ऊपर अपनी एक राय डेवलप कर देते हैं। बाकी हर इंसान का अपना एक तर्ज अमल है, उसका तर्ज सियासत है। मैंने तो आपसे पहले कहा कि जहाँ मेरा ताल्लुक था, मेरा तो जुलूस, मेरा कॉन्वॉय, मेरी हर चीज ऑन रिकॉर्ड थी, नॉट जस्ट मी बल्कि फैसलाबाद के दीगर एमपीएस का भी, मेरे तीनों एमएनएस का, दीगर पार्लियामेंटेरियंस का। बट मैंने जो कि वर्कर के तहफुजात थे पंजाब की लीडरशिप है और मैं तो इत्तेहादी हूँ, मेरे पे फिर भी नहीं थे, लेकिन मैंने एक हेल्दी चीज को वो परवान चढ़ाने के लिए मैंने कहा कि चूंकि पॉलिटिकल कमेटी ने ऑडिट करना है कि व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पार्लियामेंटेरियन इन पंजाब, तो मैं बीइंग द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कमेटी अगर उसमें बैठा हूँ और मेरा ऑडिट हो रहा हूँ तो ये कोई जमहूरी बात नहीं है, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। सो आई रिजाइन फ्रॉम देयर जस्ट ऑन डेमोक्रेटिक ग्राउंड एंड मॉरल ग्राउंड।
वो रेजिग्नेशन रिजेक्ट हो गया। बाकी देखें, अगर किसी शख्स के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसका फैसला जाहिर है वो शख्स खुद कर सकता है, या वो खुद कर सकता है कि उन्होंने रिजाइन करना है या नहीं करना। ये तो फैसला जिन साथियों अगर को ऐसा फील करते हैं, जैसे सलमान अकरम राजा साहब सर मैं झटकी गल करना, मैं झटका जवाब दिया जे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हां दी परफॉर्मेंस इस काबिल सी कि उन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए सी। सर देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा जी, आपको पता है कि इंसान की अपनी जाती लाइकिंग डिसलाइकिंग होंदी है, ग्रुप बंदी होंदी, सब कुछ होंदा है। लेकिन जनाब मैं एक गल आखा, पंजाब दे बारे दे विच ना जानबूझ के एक वो तुसी आख सकते हो कंफ्यूजन फैलाएगी। सर पंजाब के अंदर हमारा एमएनए एमपीए पार्लियामेंटेरियन जो कुछ बर्दाश्त कर रहा है वो पाकिस्तान की गुज़श्ता 75-78 साल की तारीख में कभी तक नहीं हुआ। लोगों के घर बंद हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो डिसलोकेट है, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकातें नहीं है, बिजनेसेस बंद हैं। बट यस, मेरा नुक्ता नजर ये है कि आप ऑडिट करें, अगर को आया है या किसी ने आने की एफर्ट की है, या अगर को रास्ते में, एक तो सबसे पहले हिकमत अमली के अंदर मेरा ख्याल है कि हमने मिस कैलकुलेट किया। मेरा उस वक्त ओपिनियन ये था कि पंजाब की कॉल एक दिन पहले होनी चाहिए, ताकि हम उस वक्त तक केपी के पंजाब में रुकावटें थी, हमने जाहिर रुकावटें अबूर करके आना था, तो पंजाब को एक दिन पहले का टाइम दिया जाए ताकि जब पंजाब वहां पर पहुंचे तो केपी के भी उस वक्त तक पर एंटर हो रहा हो। ये क्रिटिसिज्म ना होता अगर ऐसा होता। जैसे मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि 26 तारीख को शाम 7 बजे तक तो हम मोटरवे इंटरचेंज पर लड़ते रहे हैं, पुलिस की बदतरीन फसाइयत सामने करते रहे हैं। मेरा सिटिंग एमपीए वहां से मिसिंग हो गया, अबडक्ट हो गया। उसके बाद हम जब रास्ते में निकले तो 22-24 घंटे की मुश्किल से जोराबाद, खुशाब, तलागंग, फतेहजंग, जब हम इस्लामाबाद करीब पहुंचने में कामयाब हुए उस वक्त तक आगे मैसेकर हो चुका हुआ था। तो यही अगर हम एक दिन पहले निकले होते तो शायद हम केपीके के कॉन्वॉय के साथ एंटर हो रहे होते इस्लामाबाद। मिल जाते आप लोग। सर हामिद रजा साहब, थैंक यू वेरी मच योर टाइम सर, थैंक यू। नाज़रीन साहब, जरा हामिद रजा साहब आपने सुनी कि उनका रिजाइन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए था, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए था, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे फिगर्स इस तरह के भी हैं तहरीक इंसाफ में जिनसे वर्कर डिमांड कर रहा है कि भाईजान रिजाइन कर दो, यू कुडंट परफॉर्म बट दे आर स्टिल राइट आउट देयर। और वो कहते हैं कि पता नहीं कौन लोग हैं जो रिजाइन मांग रहे हैं, हम तक तो पहुंचती नहीं है आवाज़। बहरहाल दैट्स द इंटरनल मैटर। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, एक दो यही टॉपिक्स जो एक अथॉरिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स, फिर आज की स्टेटमेंट सलीमा खान साहिबा की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट जनाब ज़रार खुड़ू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? सर आज जो अलीमा बीबी ने गुफ्तगू की है जेल के बाहर, उससे एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एंड लॉयर्स जो मिल रहे हैं इमरान खान साहब से जेल में, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे उनको, क्योंकि एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है खान साहब की आज की, शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है, इस पर मैं यही कहूँगा बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीज़ों की समझ नहीं या अंदाज़ा नहीं कि हमारे साथ और वर्कर्स के साथ हुआ क्या है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की कोई अहमियत है। अहमियत सिर्फ इस एक सवाल की है कि पुरअमन शहरियों के ऊपर जिस तरीके से गोली चलाई गई, जिस तरीके से कत्ल आम किया गया, जिस अंदाज से रियासती दहशतगर्दी हुई, ये पाकिस्तान की तारीख में 77 साल तारीख में पहली मरतबा हुई है। हाँ, जलियांवाला में ये बाग में ज़रूर ये वाक़या हुआ था, और किसी तहजीब याफ्ता जमहूरी इस्लामी मुल्क में जहां बादशाहत भी क्यों नहीं, वहां हमने ये कुछ नहीं देखा कि आप पुरअमन एहतजाजियों के ऊपर, पुरअमन प्रोटेस्टर्स के ऊपर, अपने ही शहरियों के ऊपर वो यूनिफॉर्म जो आपने उन शहरियों के खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई है, और उन्हीं लोगों के ऊपर जो आपके पे मास्टर्स हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम आपने उठाई हुई है, आप उनको गोलियां मारें और उनको कत्ले आम करें। ये यजीदियत तो हो सकती है, फस्तायत तो हो सकती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बाकी ऐसे इधर उधर की बातें हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है, कौन सी नहीं पहुंची, अगर नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगी। लेकिन बात सिंपल सवाल ये है, ये रियासती दहशतगर्दी क्यों की गई, ये किन लोगों ने की, किन लोगों ने कराई, फिर उसके नतीजे में जो साफ़ी वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लाशों के ऊपर, जो वहां इंजर्ड लोगों की इंफॉर्मेशन ले रहे थे, उन लोगों को क्यों उठा लिया गया, पहले मिसिंग पर्सन में शामिल किया गया, नामालूम लोगों ने उठाया और उसके बाद आइस के पर्चे कर दिए। इसी तरह आज तक डॉक्टर्स जो हैं वो खुफिया बातें तो करते हैं,
लेकिन फ्रंट पे आकर के कोई लिस्ट आप भेजा नहीं कि कितने शुहदा हैं, कितने इंजर्ड हैं और कितने गायब किए गए हैं, और कितने इंजर्ड अभी उनके पास मौजूद है, और कितने लोगों को इंजर्ड को अगवा करके ले गई है पुलिस या एजेंसीज। और आज तक वो रजिस्टर क्यों गायब कर दिए गए हैं जो शुहदा के मुताल्लिक हैं। और फिर सबसे ज्यादा काबिल सर, आपके अफसोस सारे बात आज क्वेश्चन ये है वैलिड, लेकिन इबाहम तब पैदा होता है ना कि जब तहरीक इंसाफ खुद ही से अलग अलग नंबर्स देती है, इबाहम तब पैदा हो जाता है। कोई नंबर अलग अलग नहीं है। मैं आपको एक बात ऑफिशियली जो हमने कहा है कि जिन लाशों की तस्दीक हुई है, जिनके वरसा ने तस्दीक की है, जिनके जनाजे हुए हैं, जिन तक हमारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो हमने दे दी है। बाकी सैकड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो ना पुलिस ने पेश किए हैं अभी तक अदालत में, ना वो जेल में हैं अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और ना अभी वो जख्मी हॉस्पिटल्स उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उनके बारे में हमारी तहकीकात जारी हैं। अब जाहिर है ये रियासती इदारे, सरकार, रियासत ये पाबंद है इस बात की कि वो एक्चुअली बताए। वो तो ये कहते हैं गोली कोई नहीं चली, वो तो कहते हैं एक भी शहादत नहीं हुई, वो तो कहते हैं एक बंदा भी नहीं मरा। इन लोगों का क्या आप इलाज करेंगे कि जो मुंह पे झूठ बोले, और जिन लोगों को सिर्फ इनकी नहीं पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने देखा। सर, वो तो बीबीसी को भी कंप्लेंट गई है ना, तो बीबीसी को कंप्लेंट चली गई है गवर्नमेंट की जानिब से। सर, इस पे जरा डिटेल में बात करते हैं ज़रार साहब। सर, थोड़ा सा बज़ाहिर आज इंप्रेशन ये कि कंप्लेंट करने से सिर्फ ये आई वाश कर लेंगे। जिन लोगों के सामने गोलियां मारी हैं, हमारे सारे रिपोर्टर्स आई विटनेसेस से मौजूद थे। हामिद मीर को भी कहे, इनको कहे जी आप भेजें, आप उसको नोटिस भेजें, आप मतियुल्लाह जान को भी नोटिस भेजें, आप सत्तूर को भी भेजें, और बाकी जो विटनेसेस आई विटनेसेस थे पूरे डिजिटल मीडिया के जो लोग थे। सर, उसके ऊपर भी अथॉरिटी आ रही है, मुझे उसके ऊपर भी आपसे डिटेल में बात करना है। उसके ऊपर भी अथॉरिटी आ रही है, लेकिन जरा ज़रार साहब को भी शामिल है गुफ्तगू करें। ज़रार साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, डू यू थिंक कि कुछ कंफ्यूजन है या कुछ इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब तक जेल में प्रॉपरली नहीं पहुंच रही, कुछ फिल्टर लगाकर इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है उन तक? मेरा ख्याल है कि अभी जो पीटीआई के रहनुमा है उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया है, लेकिन यकीनन देखें, अगर लॉजिकली बंदा देखा जाए, अगर आप अपने घर में बंद हो जाए कोई 2 हफ्तों के लिए, आपके पास फोन ना हो, आपके पास टीवी ना हो, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि यू आर कट ऑफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन? जाहिर होगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट होता है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक दूसरे के ऊपर वर्कर इल्जाम लगाते फिर रहे हैं कि जनाब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सारे। सो दैट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन कि ये वाकई में क्या कॉम्प्रोमाइज्ड है, और पाकिस्तान में सियासत ऐसे ही चलती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो आधे इधर और आधे उधर रहते हैं लीडरान? वेल, देखिए, अगर आप पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख देखें तो इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ ही हो सकता है, लेकिन उस तारीख को आप भी जानते हैं, उस तारीख को मैं जानता हूं। जहां तक अगर वो कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है, देखिए, मैं किसी के दिल या दिमाग में झांक के तो नहीं आपको बता सकता ना। इस तरह की बातें हमेशा की जाती हैं, अभी भी की जा रही हैं। इनमें कितनी सदाकत है, कितनी सच है, वो मेरे लिए कहना इस वक्त नामुमकिन है। यकीनन जिस तरह पीटीआई के अगर आप वर्कर से पूछे तो मेरा ख्याल है कि वो कई लोगों को शक की निगाह से देख रहे हैं। दुरुस्त या नहीं वो एक अलग बात है। जब सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी वो वीडियो पैगाम अपलोड किया था, तो आप सिर्फ उसके कमेंट्स पढ़ लें तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। जब बैरिस्टर गौहर साहब ट्वीट करते हैं, आप उसके कमेंट्स पढ़ लें तो आपको वहां से भी अंदाजा हो जाएगा। जाहिर है कुछ लोग फिर अली अमीन गंडापुर पे भी सवाल उठाते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है कि जो कुछ पीटीआई के सीनियर लीडरशिप थी जो वहां पर मौके पर मौजूद थी, तो वो उनमें से थे, लेकिन जिस तरह वहां से निकले हैं तो लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, लोगों ने तो सवाल पूछना है, लोगों का काम है सवाल पूछना, और हम एक इंतहाई शक्की कौम है, और एंड आई थिंक फॉर वेरी गुड रीजन, क्योंकि हमारे साथ आसान अल्फाज में जितनी बार हैंड हुआ है, तो फिर अब इसके बाद अगर बंदा शक्की ना हो तो फिर वो बंदा पागल है। सीधी बात है। तो मैं तो यहाँ तक ही जवाब दे सकता हूँ इस सवाल का। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने इंटरनेशनल इदारों में भी काम किया है, एक लंबा चौड़ा सहाफ़ती करियर है आपका। कभी इससे पहले भी बीबीसी जैसे इदारे को हुकूमत ने खतूत लिखे थे कि आपके रिपोर्टर्स गलत रिपोर्ट कर? तकरीबन दर्जन बार बीबीसी को टारगेट किया गया है रिपोर्टिंग के लिए, मुख्तलिफ इदारों को किया गया है। देखिए, नई कोई चीज नहीं है, ठीक है, नई कोई चीज नहीं है। मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा बहुत डिटेल में कि
क्या ये पहली दफा हुआ है या दूसरी दफा हुआ है या तीसरी दफा हुआ है। आपको MRD मूवमेंट भी याद होगी, हेलीकॉप्टर गनशिप्स इस्तेमाल किए गए थे। आपको और भी बहुत वाकये याद होंगे जो अब मैं बहुत ज्यादा दिहाइयों में नहीं जाना चाह रहा, खर कमर में जो हुआ था वो भी आपको याद होगा। तो अब अगेन, लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अच्छा ये पहले भी हुआ था, अच्छा पहले 40 लोग मरे थे, अभी 12 लोग मरे हैं। प्रॉब्लम जहां पर जो आती है कि एक फरीक कहते हैं कि एक बंदा भी नहीं मरा या शायद बंदे जख्मी भी नहीं हुए। दूसरी जानिब मुख्तलिफ आपको क्लेम्स आ रहे हैं, राइट। इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? एक के आप एक इन्वेस्टिगेशन अलाउ करें, चाहे आप मीडिया को खुली छूट दें कि वो अलाउ करें, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, कुछ सही होंगी कुछ गलत होंगी, लेकिन घूम फिर कर the truth या एटलीस्ट अ वर्जन क्लोज टू द ट्रूथ, बिकॉज मुकम्मल सच भी आपको पता है एक आइडियलिस्टिक चीज ही है। हर बंदे का एक अपना अपना सच होता है, ये हमने 1000 बार देखा है, लेकिन कोई पिक्चर सामने आएगी। अब इस बात पे अड़े रहना कि नहीं जी कोई एक बंदा भी नहीं मरा, अब बज़ाहिर ये बात गलत लग रही है जो सामने चीजें हमारे आ रही हैं। ये कहना कि यार 280 लोग मरे हैं जिस तरह लतीफ खोसा ने कहना है, मेरा ख्याल है कि ये भी थोड़ा ज्यादा है। वो एक अलग बात है कि एक इंसान का मरना भी जाहिर है कि इट इज कंडेमेबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मेरा मुद्दा बड़ा सिंपल किस्सा है, आप ट्रांसपेरेंसी अलाउ करें, आप हॉस्पिटल रिपोर्ट्स को पब्लिक करें, ठीक है। ये कहना कि देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी वो सारी लाशों को गायब कर दिया। यार अगर 40 लाशें हैं, 50 लाशें हैं, 100 लाशें हैं, 200 लाशें हैं, इनको गायब करना कोई इतना आसान काम नहीं है जब पूरी कार्रवाई 15 मिनट में हुई है। ये मिसिंग पर्संस केसेस के साथ हम इसको ना जोड़ें। वहां पर इंडिविजुअल अब्डक्शंस अलेज किए गए हैं, यहाँ पर मैस मैसेकर अलेज किया गया है। इन दो चीजों में एक बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 200 लोगों या 100 लोगों या 40 लोगों का मतलब है 40 खानदान, 100 खानदान, 200 खानदान, बिल्कुल। तो वो भी जाहिर है सामने आएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आप मतीउल्लाह जान को अरेस्ट करते हैं और जो इसकी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि जी ये बड़ा अच्छा काम किया इनको गिरफ्तार करना, वो कह रहे हैं कि वो अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन उन पर इल्जाम किस चीज का है? आइस का। क्या वो FIR किस चीज पर है? क्या इल्जाम उनके ऊपर दहशतगर्दी और नारकोटिक्स। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर तो हुकूमत या जो भी इस तरह के फैसले लेते हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, अपने पैर पर रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं। क्योंकि फिर इससे शक बढ़ता है, फिर मेरे जहन में भी शक आएगा कि यार ये इसको करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब ये भी हम कहें कि ये पहली बार हुआ है कि किसी सहाफी के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है, तो ये भी कतई बात दुरुस्त नहीं होगी। वो एक अलग बात है कि अगर आपके लिए तारीख पिछले 6 महीनों में शुरू हुई है तो फिर हाँ हर एक चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज नहीं है और यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। That's very unfortunate. जो एंड वाला आपका सेंटेंस है चलता रहेगा, that's very unfortunate. रियलिटी अनफॉर्चुनेट है सर, ये तो मसला है। हाँ, that's very unfortunate. शुएब शाहीन साहब, आज एक नई कल की खबर तो खैर कल की है कि जनाब जो एक डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कुछ नए इकदाम भी करने जा रही है। सर उसमें मेन यही मुद्दा रखा जा रहा है कि जनाब ये लेकर शहादतों को, नंबर को, जख्मियों को मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाएगी, लिहाजा हम कवानीन जो हैं वो तब्दील करने जा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पेडल हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, वो बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करता कोई है, भरता कोई है, साफी एक बार फिर से रगड़े में आ जाएंगे इसके। देखिए, पहले कौन से रगड़े में नहीं है, आज नेट आपका बंद है प्रैक्टिकली, VPN आपका बंद होने जा रहा है, आपका ट्विटर बंद है, आपका प्रॉपर जो एक इंफॉर्मेशन का एक तरीका है, सोर्स हो सकता है, आप 2G भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप कोई एक पिक्चर भी भेजें, कोई तस्वीर भेजें, कोई एक पेपर भेजें, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते। मुझे बता दें कि आप इस मुल्क को लेके कहाँ जाना चाहते हैं? पत्थर के दौर में तो आपने पहुंचा दिया है, बाकी क्या करना चाहते हैं? पंजाब में जिस तरह का कानून लेकर आए हैं और मजीद जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? लेकर तो दूर की बात है, कौन तहजीब याफ्ता पढ़ा लिखा शहरी यहाँ रहना पसंद करेगा? जिसके पास जरा सा भी वसाइल हों इस मुल्क के भागने के, वो क्यों नहीं छोड़ के जाएगा? दूसरी बात, जिसके पास थोड़े से वसाइल भी हों अपना कोई बिजनेस मुल्क से बाहर ले जाने का, वो क्यों नहीं छोड़ के यहाँ से भागेगा? इन बदमाशों को, इन कठपुतलियों को और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास नहीं हो रहा कि अपना बदनुमा चेहरा कितना एक आप दुनिया के सामने आप एक्सपोज करेंगे अपने आप को।
ये चीजें आप देखें, मकबूजा कश्मीर में मोदी की पार्टी हारती है, वो उसको हार एक्सेप्ट करता है। और यहाँ आपने 8 फरवरी की शाम को देखा 180 सीटों वाले को जेल में 35 साल सजा सुना दी गई और 17 सीटों वाले को जाली फॉर्म 47 के जरिए इख्तियार दे दिया गया। और उसके बाद ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के 1,05,000 वोट लेके बैठा हुआ हूँ बाहर असेंबली से, और अभी 15-20 दहशतगर्दी के मुकदमे मेरे पे हैं और मुझे नहीं पता मजीद कितने बनने हुए हैं और कितने मजीद बनने हैं। और इसी तरह जो बाकी कठपुतलियां हैं जिसने आधे 1/3 वोट भी नहीं लिए, उनको उठा के असेंबली में भेज दिया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हुआ। और उसके बाद आइन और कानून तो चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया। आखिरी उम्मीद और सहारा एक अदालत का निजाम इंसाफ होता है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको इन्होंने उठा करके अपनी बांदी बना दिया अदालतों को। और उसके बाद फिर मुझे बताएं, लोगों को एक हक होता है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट, कम से कम वो आकर एहतजाज करें, अपना गुस्सा एहतजाज के जरिए निकालें, नारे लगाएं, घर चले जाएं। आपने उनको सीधी गोलियां मार के छलनी कर दिया, कत्लेआम कर दिया। सर वो तो काउंटर नैरेटिव चल रहे हैं ना कि जनाब ये वेपन लेके आते हैं, असलहा लेके आते हैं, वो तो काउंटर नैरेटिव वहां से भी चल पैडल हो रहा है ना कि आप ये असलहा लेके आ रहे थे, आप इक्विप्ड थे, तो लिहाजा दैट वाज द रीजन वी हैड टू स्टॉप देम। देखें, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर का काफिला चला 24 से लेकर 26 तक पूरा इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारी दुनिया ने देखा कितने लोगों के हाथों में खिलौने थे, राइफल्स थी, गन्ने थी, बंदूकें थी। भाई अगर कोई अपना पुरअमन एहतजाज करने आया है और किसी के हाथ में असला है, तो आपका ख्याल है ये चीख के पागल हो जाते? इन बदमाशों ने जिस तरह की फायरिंग की है, जिस तरह मारा है लोगों को, जिस तरह पहली गोली इन्होंने चलाई वहां मियांवाली के करीब, जो काफिला हमारा बलूचिस्तान, यही खान और मियांवाली वाला आ रहा था, वो बुलेट इंजरीज हुई है। दूसरी गोलियां चलाई इन्होंने 26 नंबर चुंगी पे, तीसरी गोलियां दिन में चलाई डी चौक के ऊपर, चौथी गोली गुजरात को जिस तरह से बम्बार्डमेंट की है। ये चीजें ये दुनिया पूरी अपनी आंखों से देख रही है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तरार साहब, ये जो नया तरमीमी बिल आ रहा है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लेकर, इसमें एक वर्ड बड़ा अजीब सा था, खौफो हिरास, और बदगुमानी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना। सर ये जर्नलिज्म में बदगुमानी कैसे पैदा की जाती है? देखिए सर, जब भी इस तरह के कोई भी कवानीन आते हैं, और आप माजी में जो इस तरह के कवानीन आए हैं, अगर आप उनकी वर्डिंग देखें तो इनको जानबूझकर वेग रखा जाता है। ठीक है कि किसी ने नेशनल इंटेग्रिटी पर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, कौमी यकजहती पर हमला किया है। अच्छा, अब ये तो मेरे पे डिपेंड करता है, आप कोई बात करें तो शायद मुझे लगे कि आपने कौमी यकजहती पर हमला किया है। हाँ, हो सकता है कि आपका इरादा ये नहीं था, लेकिन जब मकसद आपका होता है कि फंसाना है, जब आप चाहते हैं ना कि आपने बहुत सारी मछलियां पकड़नी है, तो आप एक बहुत लंबी जाल डालते हैं कि यार अगर हमने आपको इस पे नहीं पकड़ लिया तो हम आपको इस पे पकड़ लेंगे। तो वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो इसमें भी इन अल्फाज के जो माने हैं वो भी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो कवानीन हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हमारे पास कवानीन की कोई कमी नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कवानीन है या नहीं है, या वो कितने सख्त हैं या नहीं है। सवाल होता है प्रोसेस का, कि किस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पाकिस्तान में हमने 1000 बार देखा है, अगेन कोई पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 1000वीं बार हम देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो ही पनिशमेंट होता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको किसी पर्चे में डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार राय साहब ना बहुत बड़े हेरोइन के डीलर हैं। ठीक है, आपकी गाड़ी से 40 किलो हेरोइन बरामद हो जाता है। आइडियाज ना दें, इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है। जो वो आइडियाज उनके पास पहले से हैं, मैं कोई इजाफा नहीं कर रहा। जैसे राना सनाउल्लाह के साथ हुआ था ना, मुझे याद नहीं है, वो 22 किलो थे, 25 किलो थे, 30 किलो थे, ठीक ठाक किलो थे ना, मतलब लंबा माल था जैसे हम कहते हैं। आपने पकड़ लिया, अच्छा पहले आपने कहा कि यार इतनी दिन की रिमांड होगी, फिर आप कहेंगे कि यार फलानी दिन पेशी है, अच्छा उस फलाने दिन जज साहब नहीं आएंगे या फलाने दिन इन्वेस्टिगेटिंग अफसर नहीं आएगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि मैं अभी तक ट्रायल तो मेरा पता नहीं कब शुरू होगा, पनिशमेंट मेरी शुरू हो गई है। यू सी, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। दूसरा सवाल ये होता है कि अक्सर कहा जाता है कि यार कोई हम क्या कोई यूनिक है दुनिया में, पूरी दुनिया में
इस तरह के कवानीन में हवाला दिया जाता है, जैसे अभी हाल में जो इंग्लैंड में राइट्स हुई थी उसमें भी लोगों को पकड़ा गया था इश्तियाल अंगेजी के लिए, साल 6 महीने जुर्माने भी पड़े थे। तो ऐसा होता है, मसला होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का कि क्या इस लॉ को इवनली अप्लाई किया जाएगा या इससे एक इंतकामी कार्रवाई के लिए इस लॉ को लाया गया है। और 99.99% एक अंदाजा मैं दे रहा हूं सिर्फ, हो सकता है 100% दुरुस्त ना हो, हम देखते हैं कि इन कवानीन को हमेशा इंतकामी कार्रवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे वो नून की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो 1 पेज पर हो, 2 पेजेस पर हो, हाइब्रिड हो, हाइब्रिड प्लस प्रो मैक्स हो, कोई इस तरह के कवानीन को कभी रद्द नहीं करना चाहता या इनको डिलीट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब हमारी बारी आएगी हम इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन को चिट करेंगे। वो एक अलग बात है कि जब आप अपने दुश्मन के लिए फांसी का फंदा बनाते हैं, वो आपके अपने गले का ही नाप का होता है। नैब के साथ भी हमने यही देखा ना, जब नैब पीएमएलएन के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी तो बड़ी अच्छी चीज थी, जब आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो बड़ी बुरी चीज होती है। लेकिन नैब को चेंज नहीं करना बिकॉज एक बड़ी कन्वीनियंट टूल है। तो ये है हमारी मुल्क की, जैसे आपने कहा, अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री। ऐसा ही चलता रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। जो भी पावर में आएगा उन्होंने इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करना है, मजीद सख्त करना है। हाँ, और फिर कहेंगे कि नहीं जी ये तो बिल्कुल कानूनी है, और होगा कानूनी, सारी कार्रवाइयां कानूनी है। लेकिन क्या वो जायज है या नाजायज है, ये एक दूसरा सवाल है। सर, वो आप और मैं सफर करेंगे और फिर हम बैठ के जेल में डिसाइड करेंगे। हमने सफर ही करना है सर। देखिए, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम पैदा ही हुए हैं सफर करने के लिए और हम सफर करते रहेंगे। ये आए, कोई और आए, कोई तीसरा आए, किरदार बदलते हैं, स्क्रिप्ट और ड्रामा एक ही है। पाकिस्तान जब से बना है और जब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी खत्म ना हो, लेकिन जब तक खत्म होगा यही ड्रामा। सर, कोई सोल्यूशन तो है ना, कोई ना कोई तो होगा। नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं सही है, मैं आपको एक आइडियलिस्टिक बात कर सकता हूं जो 1000 बार की गई है, कोई नहीं सुनता और ना ही कोई सुनेगा, कि जी देखें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठकर कोई ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट बनानी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यूज नहीं होने चाहिए, आपको हमें इंतकामी कार्रवाई से दूर हटना चाहिए, हमें एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, हमें एक नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए। ये बोलने वाली बातें हैं सर। ये हम रिहाइयों से ये बातें बोल रहे हैं, कोई फर्क पड़ा है क्या? अगर पड़ा है तो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे तो कोई नजर नहीं आता। चेंज तो विजिबल तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। सर, जो पीटीए आज क्लेम्स कर रही है, कल को गवर्नमेंट में आ जाती है तो ये भी एग्जैक्ट इसी रविश पे होगी जिसपे आज पीएमएलएन पीपल्स पार्टी। देखिए, इसके लिए इसके जवाब मैं सिर्फ यही दे सकता हूं, और ये वो अल्फाज हैं जो तमाम सहाफी और हम करते हैं कि तो आने वाला कल ही आएगा। अब कल आएगा या नहीं आएगा ये अलग सवाल है, जाहिर है ना इसका मैं जवाब दे सकता हूँ, इसका आप जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल है कि शायद कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। सर, इसका एक सवाल है ना जो बड़ा वैलिड इस पे बनता है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट माइनस हो जाए पॉलिटिक्स से, लेकिन हमने मुज़ाकरात भी एस्टैब्लिशमेंट से ही करने हैं। हाँ, ये चीज तो है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, चलता रहेगा। इवेंचुअली ये क्लेम भी किया जाता है कि पावर उनके पास है, लिहाजा मुज़ाकरात उनसे करेंगे, लेकिन जिनके पास पावर है वो पावर छोड़ के साइड पे हो जाए। तो दुनिया की तारीख में जिसके पास पावर है, कोई पावर तो नहीं छोड़ता ना सर। नहीं, मैंने तो कभी मेरे ध्यान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। शुएब साहब, जिसके पास पावर वो कैसे आपसे सिर्फ ये आपके कहने पे पावर छोड़ देगा? ये पावर को उसको छोड़नी पड़ेगी, वरना मुल्क खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुल्क नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे सर। पावर लेने के चक्कर में इन्होंने बलूचिस्तान में जो तबाही मचाई, पावर हासिल करने के चक्कर में जिन्होंने केपीके में तबाही मचाई, जो पावर अपने पास रखने के चक्कर में इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया, पावर हासिल करने के चक्कर में जो पंजाब में अपने खिलाफ नफरत पैदा की या सिंध में नफरत पैदा की, या जो आज उनकी हरकतें सामने आ रही हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से पाकिस्तान आगे चल सकता है। देखिए, पाकिस्तान होगा तो हमारी फौज भी होगी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी होगी। पाकिस्तान मौजूद होगा तो इनके पास, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क होगा तो इनके पास भी उनकी तनख्वाहें भी देने के पैसे होंगे, और उसके अलावा हमारे पास असला खरीदने के पैसे भी होंगे, रिपेयर करने के पैसे भी होंगे, तो ये मुल्क आगे चलेगा ना। अगर थोड़ा सा गुफ्तगू का एंगल चेंज करते हैं, करने की थोड़ा सा गुफ्तगू का एंगल चेंज करते हैं, तो इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शुएब साहब, थोड़ा सा गुफ्तगू का एंगल चेंज करते हैं। राइट नाउ, क्या एस्टैब्लिशमेंट से एट एनी पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं? जी
नहीं, कोई ऐसी मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, कहीं पर भी? नहीं, किसी स्टेज पे किसी जगह कोई मुज़ाकरात नहीं। और अगर गवर्नमेंट आपको फिर से ऑफर करती है कि लेट्स सिट टुगेदर, पार्लियामान में बैठते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, देन? चलिए, उनकी कोई गुडविल सामने आएगी तो बताएंगे, वरना ये तो कठपुतली हैं, ये तो प्यादे हैं, इनकी हैसियत ही कोई नहीं। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते इन्होंने ऑफर की थी कि हम एपीसी बुला रहे हैं तो आप आए। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कही थी, और मैंने 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान के जरिए इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया था कि हम इस पे शिरकत करेंगे। 3 दिन बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को। इन्होंने कहा उसको इम्प्लीमेंट करने की बजाय 15 जुलाई को अता तारा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। किसी के कहने पे उसने माहौल खराब करना था, और उसने कहा कि ये गवर्नमेंट का फैसला है और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से है। इत्तेहादी जमातों को पता ही नहीं था और उन्होंने खुद उसको रिफ्यूज कर दिया। और अभी भी इन्होंने जो कुछ माहौल बनाया हुआ है कि जी हम गवर्नर राज लगा रहे हैं और पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं, तो इन हरकतों से क्या हम इनके साथ बैठ के हम इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे? जो इनको ये तो नाचने वाले लोग हैं, इनको जो कहा जाता है कि आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, जो इनको कहा जाता है बैठ जाओ, ये बैठ जाते हैं। इनकी हैसियत कोई नहीं है। के जरिए इक़्तिदार में बैठे हैं, वो कैसे इंडिपेंडेंटली फैसले करेंगे? शुएब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ज़रार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वही बात के इवेंचुअली सोल्यूशन किस चीज़ में है? ज़रार खोड़ो साहब की बातें थोड़ी चुभने वाली थी लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल थी कि पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि कभी इस तरह सोल्यूशन निकले नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आज इनको लगते हैं, जो अपोजिशन में है, कल को हुकूमत में होंगे तो शायद यही सब कुछ ये भी कर रहे होंगे। सहाफ़ी तो तहरीक इंसाफ के टेन्योर में भी उठाए गए, लेकिन चलें मतीउल्लाह जान साहब की मिसाल ले लीजिए कि एक दिन में बाजियाब हो गए थे, और फिर उससे पहले भी अथॉरिटीज़ बनती रही हैं, उससे पहले भी पीका एक्ट आता रहा है, PMLN का कितना इनपुट था उसमें, PTI का कितना इनपुट था, क्या करना चाहते थे, दैट इज़ ऑल इन फ्रंट ऑफ यू एंड मी।